प्यारे किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा से। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये पशुओं में जो पेशाब का रंग लाल हो जाता है, जिसको आप लोग रेड यूरिन बोलते हो। लेकिन पेशाब का रंग लाल होना ये कई बीमारियों में होता है। आम तौर पे देखा गया है, अगर हम इन सभी बीमारियों के बारे में जानते होंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कौन सी बीमारी में है। अगर आप लोग सभी बीमारियों के बारे में नहीं जानते तो आप लोगों को पता नहीं चलता ये कौन सी बीमारी के कारण है। लेकिन जिस बीमारी की बात हम आज करेंगे, जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है, उसको हम बोलते हैं बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, या जो बीमारी जरासीमों के कारण होती है। सभी बीमारियों में जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है, उसमें एक ही ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, जो छूत की बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु को फैलती है। बाकी सभी बीमारियों जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है वो छूती नहीं होती, वो एक पशु से दूसरे पशु को नहीं फैलती। इसलिए आज हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो छूती बीमारी है और जिसके लक्षण में पेशाब का रंग लाल हो जाता है। ये एक तरह के जरासीम हैं जो पशु की खाने वाली जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। जब ऐसा पशु गोबर करता है तो गोबर करने के साथ साथ इस बीमारी के जरासीम भी बाहर आते हैं, और जहाँ पे जो गोबर गिरता है वो गोबर मिट्टी में जब मिल जाता है तो इस जरासीमों के आसपास एक दीवार बन जाती है जिसको हम लोग स्पोर्स बोल देते हैं। इस बीमारी के जरासीम भी स्पोरुलेटेड हैं। इसके जरासीम, स्पोरुलेटेड जरासीम मिट्टी में होते हैं, और जब कभी कोई तंदुरुस्त पशु ऐसे स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिजम्स को खा लेता है तो उसके खाने के पश्चात उसमें इस बीमारी के लक्षण आने कुछ ही दिनों में शुरू हो जाते हैं। तो कैसे लक्षण इस बीमारी में आते हैं? सबसे पहले जब ये बीमारी आती है तो इसमें थोड़ा सा पशु को टेम्परेचर होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। इसमें तकरीबन टेम्परेचर 104 से 105 रहता है तकरीबन। और उसके बाद पेशाब का रंग थोड़ा सा लाल होने लगता है। जब पेशाब का रंग लाल होता है, उधर से टेम्परेचर होता है, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। और खाना पीना बंद करने से पशु का जो खून है, जो पेशाब के जरिए निकलता है, उसमें खून के अभाव से शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी के कारण इसके जो आँखों का रंग है थोड़ा सा पीला, जिसको हम पीलिया बोल देते हैं, थोड़ा सा पीला भी होने लगता है। खाने पीने की भूख इसमें बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी में जिगर में कुछ ऐसे इन्फार्क्ट्स आ जाते हैं जिसमें इनको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। जैसे जैसे इसको भूख लगनी बंद हो जाती है और उधर से खून निकलने लगता है, खून ज़्यादा निकलने के कारण खून की कमी से तो पशु को थोड़ा सा सांस आने में डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन देखा गया है कि अक्सर अब जब ये बीमारी होती है 24 से 36 घंटों के भीतर ही पशु की डेथ हो जाती है, पशु मर जाता है। और मरने का जो मुख्य कारण खून की कमी के कारण, जब पशु को जो उसका खून चलता है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती, ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण दम घुटने से इसकी मौत होती है। तो अब बात ये आती है कि हम लोग इस बीमारी को दूसरी बीमारियों से अलग कैसे करेंगे। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी का कारण ये बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है या इसका कोई और कारण है? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है। सबसे पहली बीमारी जो बहुत कॉमन है वो बेबीसियसिस उसको बोलते हैं, जो दोगली गायों में पाई जाती है। लेकिन उस बीमारी का मुख्य कारण चिच्चड़ होते हैं। दूसरी बात, उसमें टेम्परेचर कम से कम 106 आता है। उसमें पशु को मरने में 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन इसमें पशु की डेथ, जो पहली बीमारी है बैसिलरी हीमोग्लोबिन, उसकी डेथ 2-3 दिनों के भीतर हो जाती है, और उसके साथ साथ कोई और पशु भी बीमार हो सकता है। लेकिन जो बेबीसियसिस की बीमारी है ये छूत की बीमारी नहीं है,
ये बीमारी उस पशु को होगी जिसके ऊपर चिच्चड़ लगे होंगे। अगर आपके पशु के ऊपर चिच्चड़ लगे हुए हैं और उसका टेम्परेचर 106 आता है तो इसमें हम लोगों को बेबीसियस बीमारी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दूसरी एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी में भी पशु के पेशाब का रंग लाल हो जाता है। लेप्टोस्पायरा भी ये एक तरह के जरासीम हैं जो पशु के शरीर के खून में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दूसरी बीमारियों से फर्क क्या है? जो लेप्टोस्पाइरोसिस में केवल पेशाब का रंग लाल नहीं होता, उसमें जब हम दूध की मिल्किंग करते हैं, कई बार दूध की मिल्किंग करने से पहले लाल रंग का दूध आता है, कई बार मिल्किंग करने के बाद में दूध का रंग लाल होता है। तो उसमें दूध का रंग भी साथ में लाल होता है, लेकिन कंडीशंस उसमें भी वही होती हैं। उसमें भी माइल्ड टेम्परेचर होता है, 100, 200, 103 टेम्परेचर होता है। वही टेम्परेचर है जो बैक्टीरियल आपकी हीमोग्लोबिनूरिया में होता है। इसलिए कई बार हम लोगों को ये डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि इन बीमारियों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, लेकिन विद एक्सपीरियंस आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये लेप्टोस्पाइरोसिस के कारण है या ये बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के कारण है। तीसरी एक बात बीमारी होती है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस भी ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। इसमें भी खून में ये प्रोटोजोन पैरासाइट होते हैं, लेकिन ये बीमारी लंबी चलती है। इसमें पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का सा लाल होता है और धीरे धीरे 15, 20, 25 दिनों में अगर उसकी आंखें पीली तो हो जाती हैं, लेकिन लंबा समय लगता है। तो इसमें पेशाब का रंग हल्का सा लाल होता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को उस एनाप्लाज्मोसिस बीमारी का इलाज करना पड़ता है। कई बार लंबी बीमारी चलने से भी इस बीमारी के में पशु को मरने के काफ़ी दिन लग जाते हैं। चौथी एक और बीमारी 5वीं होती है ब्रैकन फर्न डिजीज। ब्रैकन फर्न डिजीज क्या होती है? एक तरह की ये प्लांट्स है। इस प्लांट्स के पत्ते खाने से पशुओं में पेशाब का रंग लाल हो जाता है। लेकिन आप देखोगे इसमें जो पेशाब का रंग लाल होगा वो गाढ़ा लाल होगा और बिल्कुल लाल होगा, उसमें कालिशपन नहीं होगी। वो गाढ़ा लाल होगा और बिल्कुल साफ नहीं होगा। उसको हम ब्रैकन फर्न डिजीज के कारण बोलते हैं। उसमें हम लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आप लोग सिंपली विटामिन B1 दे सकते हो। विटामिन B1 देने से वो बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसमें डेथ बिल्कुल नहीं होती और उसमें टेम्परेचर भी हाई नहीं होता। टेम्परेचर उसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। एक और बीमारी है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, जो आमतौर पे देखा गया है सूने के बाद, जैसा कि इसका नाम बोलता है पोस्ट पार्चुरेंट, सूने के पश्चात। ये बीमारी सूने के पश्चात पशु में आती है। लेकिन ये भी देखा गया है जरूरी नहीं कि सूने के बाद में आए, सूने से पहले भी ये बीमारी आती है। तो इसमें भी टेम्परेचर पशु में बिल्कुल नहीं होता। पशु 2, 3, 4 दिन तो पहले खाता पीता रहता है, लेकिन 2, 3, 4 दिन के बाद इसका खाना पीना बंद हो जाता है और पशु को गोहा रुक रुक के आने लगता है। उसका गोहा उसके रेक्टम में फंस जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि पिछले मसल्स काम नहीं करते। ये बीमारी केवल फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण आती है। अगर आप लोग ऐसे पशु को फास्फोरस की सप्लीमेंटेशन दोगे इन दी फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस या ओरल मेडिसिन के रूप में, तो इस पशु में फास्फोरस देने से इस बीमारी का हल हो जाता है। ये 5-6 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है। पर आप लोगों को जब भी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, जिस बीमारी को समझना है, आप लोग उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने की कोशिश करें। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप तभी कर पाओगे अगर आपको उन सभी बीमारियों के बारे में पता है जिसमें पेशाब का रंग लाल होता है। अगर आप लोगों को सभी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है, आपको सिर्फ 1 या 2 बीमारियों के बारे में पता है, तो आप लोग 1 या 2 बीमारियों को सोचने की कोशिश करोगे, उसके बाहर आप लोग जा ही नहीं पाओगे, तो उसमें आपका डायग्नोसिस कभी भी अच्छा नहीं होता। एज फार एज बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया इज कंसर्न, जिसके बारे में हमने आज बात की थी, अगर उसकी ट्रीटमेंट की बात करें, मैंने आपको पहले भी ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें सबसे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक क्या आता है? पेनिसिलिन। इसमें हम लोग हमेशा पेनिसिलिन की हाई डोज देते हैं। पेनिसिलिन 2-3 दिन लगातार देने से ये बीमारी तकरीबन कवर हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म हमेशा बॉडी के अंदर टॉक्सिन भी पैदा करते हैं
और ये जो टॉक्सिन ये बीमारी के जरासीम पैदा करते हैं उसको हम बीटा हेमोलिटिक टॉक्सिन्स बोलते हैं, बीटा टॉक्सिन्स बोलते हैं। बीटा टॉक्सिन्स का क्या काम है, ये खून के लाल सेलों को तोड़ते हैं। जब खून के लाल सेल टूटते हैं तो पेशाब के जरिए वो लाल रंग का जो हीमोग्लोबिन है वो पेशाब के जरिए बाहर आने लगता है और इसी बीमारी को इसलिए हम लोग हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। तो इस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटी सीरम भी देते हैं। जो इस बीमारी का स्पेसिफिक एंटी सीरम है वो भी इसमें साथ में लगाना पड़ता है, जिसकी डोज केवल 50 से 100 मिल सबकट है। लेकिन ये टॉक्सिन इतने ज़्यादा जहरीले नहीं हैं, इसमें ये दिमागी सिम्टम नहीं आते, ये केवल खून के सेलों को तोड़ता है। थोड़ी सी डोज 2-3 देने से ये टॉक्सिन्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ऐसे पशु को हम इलाज करके डेफिनेटली बचा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है कि इसमें जो डेथ होती है वो खून की कमी के कारण डेथ होती है। अगर हम हीमोग्लोबिनूरिया की कोई भी बीमारी की बात करें, उन सभी बीमारियों में जो अल्टीमेटली मरने का कारण है वो खून की कमी बनता है। जब खून की कमी होती है तो खून अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा नहीं पाता, तो उस पशु को सांस आना बंद हो जाता है। सांस बंद होने की वजह से उसकी डेथ होती है। तो हम लोग अगर पॉसिबल है, अगर आप लोग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लोग डॉक्टर को पूछ सकते हो, कम से कम जिस डॉक्टर के पास आप इसका इलाज करवाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये केस ट्रीटमेंट करने में कुछ लेट हो गया तो उसमें अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से कम पशु की ज़िंदगी 2-3-4 दिन बढ़ जाती है। तो इतने में आप लोगों का ट्रीटमेंट इफेक्टिव आ जाता है, तो उसमें पशु की ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, एक बात सभी मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि पशुओं में हम लोगों को ये ब्लड का ग्रुप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी पशु से, एक पशु से दूसरे पशु में, लेकिन स्पीशी उसकी वही हो, अगर गाय को देना है तो गाय से कलेक्ट करना है, अगर भैंस को देना है तो भैंस को कलेक्ट करना है। एक बॉटल 200 ml की बॉटल आप किसी भी पशु से कलेक्ट करके दूसरे पशु में दे सकते हो, उसमें आपको ब्लड ग्रुप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन अगर आपने एक बॉटल से ज़्यादा देनी है तब आप लोगों को ब्लड ग्रुप चेक करने के देने पड़ेगा। तो इससे करने से इस बीमारी का तकरीबन इलाज बन जाता है। किसान भाइयों से अब बेनती करूंगा, अगर आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में या इसके बारे में कोई और बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हो। एंटी सीरम सर कहाँ से अवेलेबल होगा और कितनी डोज और कितना देना है? प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है ना, ये किसी खास इलाके में होती है। ये ऐसे नहीं कि सभी इलाकों में ये बीमारी पाई जाती है। जहाँ पे कहीं इस बीमारी के केसेस होते हैं, जो पशु ऐसा गोबर पास करते हैं तो उस गोबर में जब जरासीम आते हैं तो उसके स्पोर्स उस इलाके में ही बनते हैं। इसलिए ये बीमारी स्पेसिफिक एरियाज में होती है और तकरीबन ये देखा गया कि बरसातों के दिनों में या उस ज़मीन में जो ज़मीन इरीगेटेड है, जिसमें हम लोग वाही करते हैं या कल्टीवेटेड ज़मीन है, उसमें अगर स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म बने तो तब वहाँ पे ज़्यादा बीमारी फैलने की संभावना बनती है। तो इसलिए जिन इलाकों में ये बीमारी होती है, उस इलाकों में जिसमें बीमारी आम होती है उसमें ये एंटी सीरम की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो जाती है। इसको हम बीटा एंटी सीरम बोलते हैं, बीटा एंटी सीरम, और इसकी डोज 50 से 100 ml डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट ऑफ द एनिमल ये सबकट दी जाती है। 2-3 दिन देने से जितने भी इसके बीटा टॉक्सिन है ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पशु की बिल्कुल सर्वाइवल एश्योरेंस होती है। लेकिन जिस इलाकों में ये बीमारी की फैसिलिटी बीमारी नहीं होती या बीमारी जिस इलाकों में नहीं होती, जोग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो उन इलाकों में देखा है कई बार मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। जब बीमारी ही नहीं होती तो मार्केट में अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। इसलिए ये एंटी सीरम उन्हीं इलाकों में अवेलेबल होता है जिस इलाकों में बीमारी अक्सर पाई जाती है। हमें क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर, जो लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है ना, जो खून लाल होता है, उसके बारे में कोई मेडिसिन के बारे में? अच्छा किसान भाइयों, ऐसे है, मैंने आपको बताया था कि लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है जो भी जरासीमों के कारण होती है, और 2 बातें मैंने इसमें बताई थी। .
इसमें पेशाब का रंग लाल तो आता ही है। दूसरी बात मैंने इसमें थोड़ा सा माइल्ड सा टेम्परेचर होता है। माइल्ड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। तीसरी बात, इसमें जो इसका आँखों का रंग है वो पीलाशपन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका एडिशनल सिम्टम है, इसमें जब हम दूध की मिल्किंग करते हैं, कई बार दूध की मिल्किंग करने से पहले और कई बार दूध की मिल्किंग करने के बाद में जो दूध निकलता है उसका रंग भी लाल होता है। तो उसमें हम लोगों को जो शक पड़ जाता है कि ये लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसमें दूध का रंग भी थोड़ा सा लाली में आता है। तो इस बीमारी का अगर हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखें, ये ट्रीटमेंट बाकी सभी जो बीमारियां में जिसमें हीमोग्लोबिनूरिया आता है उनसे इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। लेप्टोस्पाइरा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें हम लोगों को सबसे इफेक्टिव मेडिसिन स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट आती है। क्या मेडिसिन आती है? स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है क्या ये बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है कि लेप्टोस्पाइरोसिस है, उसमें हम लोग पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग स्टेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। आपके पास अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं भी हो पाता तो यू कैन गिव ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन, दैट इज कॉल्ड स्टेप्टोपेनिसिलिन। आप लोगों को स्टेप्टोपेनिसिलिन 5 ग्राम की डोज इंट्रामस्कुलर देनी होगी। इसमें इन दोनों बीमारियों की कवरेज हो जाती है। लेकिन कई बार अगर हम स्टेप्टोमाइसिन जो आती है उसके 2 साल्ट आते हैं, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड डाईहाइड्रोस्टेप्टोमाइसिन। अगर हम इसकी सिंगल डोज डाईहाइड्रोस्टेप्टोमाइसिन की दे दें, वो इस बीमारी में ज़्यादा इफेक्टिव आता है। उसमें इस बीमारी को कवर करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डाईहाइड्रोस्टेप्टोमाइसिन मार्केट में आप लोगों के पास ऐसी कंडीशंस में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग स्टेप्टोपेनिसिलिन की कम्बिनेशन भी दे सकते हो। दोनों ही इसमें इफेक्टिव आएंगी और दोनों में आपके केसेस रिकवर हो जाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर आपने बता दिया कि अगर कोई पशु बीमार हो जाएगा जिसका ये प्रॉब्लम हो जाएगा सर, हम एक पशु से दूसरे पशु को उसका ब्लड भर सकते हैं सर, मगर आपने सर इसके साथ साथ ये बता दिया कि हमें उसकी ब्लड ग्रुप चेक करने की ज़रूरत नहीं है सर। हमें ये चीज़ क्यों चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? पहले मेरा ये क्वेश्चन एक ही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम उसको ग्लूकोज भरेंगे उसके साथ, हम उस ग्लूकोज के साथ कोई इंजेक्शन भर सकते हैं जब तक उसका काम चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, वो सही हो जाएगा सर? हाँ किसान भाइयों, ऐसे है, मैंने आपको बताया जितनी बीमारियां में हीमोग्लोबिनूरिया आता है या पेशाब का रंग लाल होता है, पेशाब का रंग लाल होने का भाव पेशाब खून के लाल सेल टूटते हैं, टूटने से उस पशु में खून की कमी आएगी। हमेशा ही सभी बीमारियों में जो उसका डेथ का कारण बनता है वो खून की कमी ही बनता है। जब पशु के शरीर में खून की कमी होती है तो खून ऑक्सीजन साथ में ले नहीं पाता। जब खून ऑक्सीजन साथ में ले नहीं पाएगा तो हमारे सभी शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें कई बार हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो एसफिक्सिया के कारण इस पशु की मौत होती है। तो मैंने आपको एक बात कॉमन सी बताई थी, सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट तो अलग अलग है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, अगर हम किसी बीमारी को लंबा खींचना चाहें, उसकी ज़िंदगी को 2-3 दिन उसको लंबा करना चाहें, तो उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे देते हैं पशु में। और दूसरी बात मैंने आपको ये देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देते हैं एक बॉटल से भाव 200 ml। 200 ml खून हम किसी भी पशु से निकाल के दूसरे पशु में दे सकते हैं अकेले, लेकिन पशु वो उसी स्पीशीज से होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये नॉर्मली देखा है ह्यूमन बींग्स में क्या था, ये अलग अलग ग्रुप से एक दूसरे से कोआगुलेट कर जाते हैं, एक दूसरे से क्रॉसिंग कर जाते हैं, एक दूसरे को मैच नहीं करते। जब मैच नहीं करते तो उसका जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन से कई बार बंदे की डेथ हो जाती है। लेकिन पशु में ये जो ग्रुप्स आते हैं ये हमेशा एक बॉटल तक ये बिल्कुल सेफ हैं, इसमें कोई मैचिंग रिएक्शन करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम लोगों ने एक बॉटल से ज़्यादा देनी है तब आप लोगों को ग्रुप्स की मैचिंग करनी चाहिए, तब आप लोग केवल उसी ग्रुप का इसमें ब्लड दे पाओगे जो ग्रुप उस पशु का है। तो एक बॉटल इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग इसमें कोई हाइड्रेशन थेरेपी देना चाहें, या इसमें आप लोग को नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज सलाइन या कोई ऐसा कोई हाइड्रेशन थेरेपी देना चाहें, तो हाइड्रेशन थेरेपी भी आप इसमें दे सकते हो। क्या होगा, जितना खून कम हुआ है कम से कम उतने खून की मात्रा तो एक बार तो उसमें बढ़ जाएगी,
खून तो वो नहीं होगा, लेकिन खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी टेम्परेरी एक तरह का रिलीफ है। लेकिन जितनी उसकी ज़िंदगी लंबी होती है खून देने से, केवल हाइड्रेशन थेरेपी देने से उतनी लंबी नहीं होती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा आएगा, हाइड्रेशन थेरेपी का इसमें इफेक्ट कम आएगा। लेकिन अगर हम और क्या साइनोकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन की बात करें, ठीक है ना, अगर उसमें आप साथ में दे दोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है, इसमें प्रेपरेशन अच्छी है, उसमें खून बनाने का थोड़ा सा काम करता है। लेकिन उससे भी बेहतर खून बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोगों को, पशु को आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। पर आयरन के इंजेक्शन देने का आप लोगों को तभी फायदा है अगर वो पशु कुछ खा पी रहा है। अगर मान लो वो हरे पट्ठे खा रहा है, हरे पट्ठों के साथ अगर हम लोग आयरन के इंजेक्शन दे देंगे तो उसमें खून की कमी जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये देखा गया है प्राय कि जब हमारे पशुओं का पेशाब का रंग साफ हो जाता है उसके बाद हम लोग आयरन थेरेपी। सर जी देसी गाय बहने के 1-2 दिन बाद जो खून आना स्टार्ट हो जाता है थनों में, ये HF गाय के मुकाबले में देसी में ज़्यादा आता है। हाँ प्यारे किसान भाई, ये बात ऐसे है, कई बार जब पशु की पार्चुरेशन होती है उसके 1-2 दिन बाद थनों में से खून आने शुरू हो जाता है। कई बार एक थन में, कई बार 2 थनों में, कई बार 3, कई बार 4 में भी आता है। लेकिन ये जो बात है कि ये देसी में ज़्यादा आता है, HF में कम आता है, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इसका बेसिक कारण क्या है, पहली बात आप ये समझने की बात करो। जब पार्चुरेशन के वक्त अडर में दूध का प्रेशर बढ़ता है तो दूध का प्रेशर बढ़ने से जो छोटी छोटी खून की नालियाँ हैं जो बहुत मान्यूट होती हैं, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोल देते हैं, वो कई बार दूध के प्रेशर से फट जाती हैं और उसमें उस क्वार्टर के अडर में से दूध के साथ खून भी आने लगता है। लेकिन ये आम देखा गया कि जो पहली हीफर्स होती हैं, फर्स्ट काफ हीफर्स, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसका लेवे की एक्सटेंशन होती है, पहली बार उनके लेवे में दूध की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें ये व्याख्या ज़्यादा देखी गई है। या ये उन पशुओं में ज़्यादा आती है जिन पशुओं की चमड़ी पतली हो और नंबर 2 उसमें अडर का साइज बहुत बड़ा हो। लेकिन प्राय अक्सर जो देखने में आता है, इसमें HF में ये प्रॉब्लम कई बार ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि अडर में दूध का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लोग कभी HF की गायों का अडर देखोगे तो उसमें आप लोगों को सारी ब्लड वेसल्स बाहर से नज़र आती हैं। उसकी स्किन बिल्कुल पतली होती है, उसमें ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें दूध का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पर फिर भी अगर इन्होंने कुछ ऐसी बात देखी है तो आप ये बात मान के चलो कि ये केवल ब्लड कैपिलरीज के रप्चर होने की बात है, ये कोई बीमारी का केस नहीं होता। 1-2 दिन के भीतर अगर आप लोग उसकी टकोर करोगे ठंडे पानी से तो 2-3 दिन के भीतर ये अपने आप आना बंद हो जाता है, क्योंकि जब खून किसी नाड़ी से, किसी कैपिलरी से निकलता है, उसकी ऑटो क्लॉटिंग है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो खून क्लॉट हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, इसमें आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू बेटे।